ये हो गया 180 में से 105 घटा दो, 180 में से 60 और 45 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो एक 75 डिग्री है, एक 180 डिग्री है और एक 105 डिग्री है। लिख लो, किसी को दिक्कत है तो पूछो। सिर्फ सबको आगे निकाल के टेल टू टेल एंगल नापना था, वही चीज थी और कुछ नहीं था भाई। क्लियर है ना सबको? यस सर। लिख लो तो बता देना भाई, फटाफट लिख लो। हो गया सबका? यस सर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या आगे दिया था? E1 हो गया 2। 2 का तो आंसर दिख रहा है साफ साफ। 2 का क्या आंसर आएगा बताओ? बोलो भाई, 2 का आंसर क्या आएगा? अरे क्या कर रहे हो भाई? हाँ 120। 120 आएगा, सिंपल है। 2 तो आसानी है, 120 आंसर आने वाला है। इसको आगे कर दोगे बस, और इस वाले पार्ट को, तो 120 आंसर आ जाएगा। 2 में डाउट तो नहीं किसी को भी? एनीवन? नो सर। नो। अब थर्ड बताओ, थर्ड में डाउट है क्या? थर्ड का क्या आंसर आएगा बताओ? देखो थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में अपने को वेक्टर फॉर्म में उसको लिखना है। किसको? रेन की वेलोसिटी को। अब बोल रहा है कि रेन जो है, रेन की डायरेक्शन नीचे की तरफ दी हुई है, डाउनवर्ड, और अपने को उसको जे कैप के टर्म्स में लिखना है। और जे कैप कैसे डिफाइंड है? देखो, रेन ऐसे नीचे गिर रही है, कितने से? 5 मीटर पर सेकंड से, और हमने बोल रखा है कि ऊपर की तरफ जे कैप डिफाइंड है। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप डिफाइन करते हैं ना हम, तो इन्होंने बोल रखा है कि ऊपर की तरफ जे कैप डिफाइंड है। तो जे कैप के टर्म्स में इसको क्या लिख पाएंगे हम, बताओ जरा? क्या लिखेंगे फिर? रेन तो नीचे गिर रही है और जे कैप ऊपर है, तो क्या लिखेंगे? बोलो भाई। माइनस जे कैप। हाँ, -5 जे कैप, ये अपना आंसर आ जाएगा। पता चला सबको, हाँ या ना? भाई जे कैप, आई कैप और के कैप, ये तो यूनिट वेक्टर्स थे ना, तो इनसे क्या डायरेक्शन सर ये जे और आई दोनों सेम सेम जैसे लग रहे हैं, थोड़ा मतलब सेम लग रहे हैं। ये जे है और ये आई है, ठीक है। रुको मैं आपको सुना देता हूँ। जे कैप और आई कैप, और ये जो तीनों चीजें हैं, ये क्या है? यूनिट वेक्टर्स हैं। और यूनिट वेक्टर में क्या होता है? डायरेक्शन अपने को पता चल जाती है इससे, और मैग्नीट्यूड अपन लिख देते हैं। अब जे कैप का जस्ट उल्टा था, तो मतलब माइनस जे कैप किया, और मैग्नीट्यूड कितना था? 5, तो 5 कर दिया। समझ में आया? क्लियर है भाई सबको? यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और बताओ ये थर्ड, इसके बाद फोर्थ, फोर्थ हुआ। फोर्थ का देखो मैं बताता हूँ। सब लोगों ने क्वेश्चन ट्राई नहीं किए क्या? कि दिक्कत आ रही थी क्वेश्चन करने में?
क्यों भाई, डिफिकल्ट लग रहे थे क्या? देखो अब इसमें क्या होता है कि मान लो पॉइंट्स दिया है अपने को 1 1 -1, तो मान लो दूसरा दिया है 2 -3 4, तो एक वेक्टर में ऐसा बनाऊंगा और एक वेक्टर ऐसा बनाऊंगा। इसको अगर मैं ओ बोलता हूँ और ये पॉइंट को मैं ए बोलता हूँ, इसको बी बोलता हूँ, तो ये बताओ ओ ए वेक्टर की लंबाई क्या लिखूंगा मैं? ओ ए वेक्टर को, ओ का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0 0 0 होता है। तो ओ ए वेक्टर को मैं 1 -0 आई कैप प्लस 1 -0 जे कैप प्लस -1 के कैप ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? बताओ भाई, Yes, sir. Yes, है ना? sir. ऐसे ही ओ बी वैक्टर को मैं लिखूंगा अगर, तो मैं उसको लिख दूंगा 2 -0 आई कैप प्लस -3 -0 जे कैप प्लस 4 -0 के कैप, ऐसा लिख दूंगा। तो ये मेरा फाइनली ए वेक्टर और बी वेक्टर आ गया। ठीक है, खैर मुझे मैंने करके दिखा दिया, मुझे पूछा ही नहीं था। मुझे पूछा क्या था? ए से बी वाला पूछा था, मतलब ये वेक्टर पूछा है मुझे, ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर तुम बताओ क्या होगा कि बी में से ए को माइनस कर दो बस, तो क्या आ जाएगा? 2 -1 आई कैप प्लस -3 -1 जे कैप प्लस 4 -1 के कैप। तो क्या आंसर आ जाएगा? ए बी वेक्टर मेरा आ जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप -4 जे कैप और +5 के कैप। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? आई -4 +5, आई माइनस सी आ गया आंसर। देख लो, किसी को दिक्कत तो पूछो। तो जब वेक्टर निकालना होता है ना, तो जो फाइनल वाला पॉइंट है उससे इनिशियल वाले पॉइंट को घटा देते हैं, बस सीधा सा फंडा है। देख रहे हो तुम? ओ ए निकालने के लिए मैं फाइनल वाला पॉइंट ए लिया और इनिशियल जीरो ओरिजिन लिया। ऐसे ए से बी वाला निकालना था, तो बी वाला फाइनल है और ए वाला इनिशियल की तरफ काम कर रहा है, ए से बी जाना है अपने को। तो फाइनल माइनस इनिशियल करके घटा दो, सिंपल है, अपना वेक्टर आ जाएगा। लिख लो, किसी को दिक्कत है तो पूछो। लिख दिया है सबने? बोलो भाई, हो गया सबका? तो रुको सर, लिख रहे हैं। लिख रहे हैं। तो वेक्टर्स को देख के थोड़ा इतना मत डरो, सिंपल कुछ कुछ छोटे छोटे रूल्स हैं इसके, और अभी इसका जब अपने एप्लीकेशन करेंगे तो तुम्हें और क्लैरिटी आ जाएगी। अब तो हो गया भाई सबका? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स।
अब देखो, मैंने एडिशन तक करा दिया था, रिजोल्यूशन नहीं कराया, एडिशन एडिशन तक और देख लेते हैं। बताओ 5 का आंसर आएगा किसी का? नहीं आया 5 का? देखो ऐसे क्वेश्चन में हम वेक्टर कैसे अप्लाई करते हैं वो समझना है, ठीक है। देखो क्या बोला है इसमें कि एक इंसान है, नॉर्थ जाता है, ईस्ट जाता है, फिर साउथ जाता है। तो मान लेते हैं कि वैसे ये सारी डायरेक्शंस हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती हैं, बट वही मैंने जैसे बताया था कि मान लो नॉर्थ, साउथ और वेस्ट और ईस्ट ऐसा होता है ये। बट अगर मैं ऊपर से देखता हूँ इसको, इन सारी चीज़ों को मैं कहाँ से देख रहा हूँ? ऊपर से देख रहा हूँ अगर, तो ऊपर से देखते वक्त ये सिंपल एक टॉप व्यू अगर मैं इसका बनाता हूँ तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि भैया ये नॉर्थ है, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट, प्लेन ऑफ पेपर या प्लेन ऑफ स्क्रीन, और दिस इज साउथ। अब देखो ध्यान से, एक इंसान पहले चला नॉर्थ, कितना चला? नॉर्थ चला 40 मीटर, फिर क्या हुआ? 30 मीटर चला ईस्ट, 30 मीटर ईस्ट चला, सही है। और फिर क्या हुआ? 40 मीटर साउथ चला, ऐसा हो गया वो। अब वैसे तो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली देख के ही पता चल रहा है कि अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट, जहाँ से स्टार्ट किया उसको ओरिजिन ले रहे हो अगर, तो ऐसा कुछ हो रहा है। तो स्टार्ट यहाँ से किया और पहुँचे यहाँ पे हो, तो तुम खुद बताओ, देख के तुम्हें दिख रहा होगा ये इनिशियल है, फाइनल है, इनिशियल फाइनल को ज्वाइन कर दो, तो अपना वेक्टर क्या आ गया? ये डिस्टेंस तुम्हें दिख रही होगी 30 आएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 30. 30। डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा? 30 मीटर, और डायरेक्शन क्या? ईस्ट। ये अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में तो डायग्राम दिख रहा है, पर बहुत बार डायग्राम नहीं दिखता है और डायग्राम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर बिना उसके कैसे करते हैं? देखो ये तो मेथड 1 हो गया डायग्राम वाला। मेथड 2 क्या है कि हम पूरा वेक्टर यूज करेंगे। पूरा वेक्टर कैसे यूज करेंगे? हम बोल देंगे कि नॉर्थ की डायरेक्शन में आई कैप, जे कैप है, और इधर है आई कैप है मान लो। तो हम क्या बोलते हैं फिर? वेक्टर अपना कैसे बनेगा? पहला आ जाएगा 40 आई कैप, क्योंकि नॉर्थ में गया है। फिर ईस्ट में कितना गया? ईस्ट में कितना गया? 30। तो ईस्ट में क्या हो गया? उल्टा बोल दिया मैंने, 40 जे कैप, ऊपर की तरफ जे था ना, दिस इज जे कैप एंड दिस इज आई कैप। तो पहले हम बोल देंगे 40 जे कैप, एंड आफ्टर दैट ईस्ट में गया है तो प्लस 30 आई कैप, और 40 साउथ में, मतलब नीचे माइनस, माइनस 40 जे कैप। तो टोटल क्या आ गया? 40 जे कैप 40 जे कैप कट जाएगा, टोटल आंसर क्या आ गया? 30 जे कैप आंसर आ गया। और जे कैप अपन ने क्या लिया था? सॉरी, आई कैप, 30 आई कैप आंसर आ गया। और आई कैप क्या लिया था अपन ने? ईस्ट। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ गया? 30 मीटर ईस्ट। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, बहुत बार मैथमेटिक्स से करना पड़ेगा कंप्लीट, और ग्राफ से भी, मतलब डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। इस वाले में तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो डायग्राम वाले से भी हो रहा है। पर बहुत बार डायग्राम वाले से नहीं होगा, तो फिर हमको सीधा मैथमेटिक्स वाले लॉजिक से करना पड़ेगा। लिख लो सही से, कोई दिक्कत है तो पूछो। समझ में आया ना दोनों मेथड की? दिक्कत है किसी में? बोलो भाई, नहीं आया समझ में? जी से समझ में आ गया. आगे समझ। तो देख सकते हो वेक्टर्स का ऐसे एप्लीकेशन होता है। ये तो एक तुमने एक ही नज़ारा देखा है, अभी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पे वेक्टर्स का हम एप्लीकेशंस करेंगे, वेक्टर के एप्लीकेशन।
लिख लो, बता देना भाई। लिख लिया बेटा सबने? यस सर। ओके, आगे देखो, ये तो बहुत सिंपल है, बताओ 8 का क्या आएगा आंसर? एट का आंसर क्या आएगा? -250। देखो, अच्छा नहीं, सिंपल नहीं है, डायरेक्शन अलग है ना। रुको रुको, बताता हूँ एक मिनट में। मुझे अगर डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अलग है तो करना पड़ेगा। देखो, मैंने तुम्हें जो एडिशन बताया है ना, सेम उसी तरीके से होता है सब्ट्रैक्शन। ध्यान से देखना भाई इस क्वेश्चन को। क्या दिया है इसमें कि एक अपने पास फोर्स है जो ईस्ट डायरेक्शन में, अगेन हम वही ले लेते हैं कि नॉर्थ, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट और इधर साउथ। तो हमको क्या बोला गया है कि एक फोर्स है जो ईस्ट डायरेक्शन में है 500 न्यूटन का, ठीक है, और जो दूसरा फोर्स है F2 वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, कितने का? 250 न्यूटन का। अब दिस इज आवर F1 एंड दिस इज आवर F2। अब मुझे करना है क्या है? F2 माइनस F1 करना है। तो बताओ, दो वेक्टर का मुझे सब्ट्रैक्शन करना है। क्या तुम लोग समझते हो मैं इस F2 माइनस F1 को ये लिख सकता हूँ क्या? बताओ भाई, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ या ना? यस सर। सही है। ऐसा क्यों लिखा? यस सर। क्योंकि मुझे एडिशन आता है तो सब्ट्रैक्शन को ही एडिशन की फॉर्म में, एडिशन को ही सब्ट्रैक्ट, क्या बोल रहा हूँ, हाँ, सब्ट्रैक्शन को ही एडिशन की फॉर्म में हम लिखना चाहते हैं। इससे क्या फायदा हुआ? देखो कि भाई इस वेक्टर को और इस पूरे वेक्टर को ऐड कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। F2 वेक्टर तो अपने जानते ही है, ऐसा कैसे ही है, दिस इज आवर F2 वेक्टर, दैट इज 250 न्यूटन। बट अगर हम क्या करें कि F1 को उल्टा कर दें, तो F1 को उल्टा कर दें क्योंकि माइनस F1 है, तो माइनस F1 ही आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दो, और ये कितना था? दिस इज हाउ मच? 500। अब बताओ, इनको जोड़ने के लिए, जोड़ने का मैं फॉर्मूले बताया तुम्हें, कौन से फॉर्मूले हैं? सबसे पहला वही है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। याद आ रहा है, हाँ या ना? यस सर। तो जब इन यस दोनों को सर। जोड़ूंगा, अब इन दोनों में 90 डिग्री एंगल है, तो जब जोड़ेंगे तो जोड़ते क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ आएगा नया वेक्टर। और cos 90 क्या होता है? 0 होता है, तो वो वाला टर्म गायब हो जाएगा, सीधा इधर आ जाएगा 250 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 250 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर कुछ आ रहा है, इसमें से तुम कॉमन लो 250, तो 250 तो बाहर ही आ जाएगा, अंदर ही हो जाएगा 1 + 4 दैट इज √5। तो 250 √5 न्यूटन आंसर आ रहा है। और डायरेक्शन की अगर बात करो तो डायरेक्शन अगर देखोगे तो अगर मैं ये थीटा लेता हूँ लेटर से, तो तुम्हें दिख रहा होगा tan थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। बाकी पूरा लंबा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, थीटा नहीं अल्फा लेते हैं इसको, क्योंकि तुम लोगों ने अल्फा लिया है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। थीटा तो ये वाला थीटा लिया था अपने, तो दोनों के बीच के एंगल को हम थीटा लेते हैं, तो इसको मान लो अल्फा लेते हैं, तो tan अल्फा कितना आ रहा है यहाँ से? वो आ रहा है 250 डिवाइड बाई 500 मतलब 1/2। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, इतना एंगल फ्रॉम ईस्ट, हाँ वेस्ट सॉरी, ये तो एंगल आ गया, डायरेक्शन आ गई एंगल की, और मैग्नीट्यूड कितना आ गया? 250 √5 न्यूटन, क्योंकि मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन आ गई, तो अपना वेक्टर आ गया। लिख लो, कोई दिक्कत है तो पूछो। अगर तुम्हें देखिए दिक्कत हो गई, नहीं सर अब तो फॉर्मूला लगा के ही निकालो, याद है तो फॉर्मूला लगा भी लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या था कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई p + b cos थीटा। तो उससे भी करोगे ना तो b वहाँ पे कौन सा है? ऊपर वाला,
ऊपर वाला कौन सा है, ये 250, तो 250 साइन 90, तो वो तो 250 हो जाएगा, और नीचे वाला ये क्या है 500, और वो कॉस 90 हो तो 0 हो जाएगा, तो देखो वापस यही आ गया। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि मैंने क्या किया। एक तो मैंने किया है मैग्नीट्यूड का, और एक किया डायरेक्शन का, और जैसे ही दोनों निकाल लिया तो अपना फाइनल वेक्टर आ गया। तो व्हाट इज आवर फाइनल आंसर कि 250√5 न्यूटन, और डायरेक्शन क्या, कितना एंगल, कितना एंगल 10 इनवर्स 1/2। अब इसकी वैल्यू तुमको एग्जैक्ट पता नहीं है तो वहीं छोड़ देंगे अपन, वो ऑप्शंस में दी होती है, ठीक है। तो अब इतना एंगल कहाँ से, वेस्ट डायरेक्शन से, तो तुमने डायरेक्शन निकाल ली, तुमने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बस हो गया अपना काम। लिख लो जल्दी से, कोई दिक्कत है तो पूछो। सर यस बोलो। ने 10 इनवर्स 1 क्यों लिया लास्ट में? ये क्या है बेटा, जैसे कि एक बात बताओ, ये इनवर्स फंक्शन होता है, डिटेल में ज़्यादा मत सोचो, अ, कि 10 अल्फा बराबर 1/2 है, और मुझे तो अल्फा चाहिए ना, तो अल्फा क्या होगा, वो 10 इनवर्स 1/2 होगा। इसको लिखने का तरीका है ये, जैसे कि मल्टीप्लाई करते हैं तो उधर जाके क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। जैसे 10 इधर लिया हुआ है, 10 का फंक्शन, उधर जाके क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं उसकी जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम तो वहीं छोड़ दो उसको। हाँ, अगर मान लो कुछ ऐसा डेटा आता, जैसे कि ऐसा डेटा आ जाता कि भैया 10 अल्फा = √3, तो तुम सॉल्व करके बोल देते कि अल्फा = 60 डिग्री, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। बट जहाँ पे ऐसा ना आए, जैसे कि इस केस में 10 अल्फा आ गया हाफ, अब 10 अल्फा हाफ तो तुम जानते नहीं है कहीं भी, हाफ की वैल्यू तो 1 जानते हो तुम, √3 जानते हो, 1/√3 जानते हो, हाफ तो नहीं आता, हाफ तो अजीब कोई वैल्यू आएगी जो हम जानते नहीं है, तो उसको फिर ऐसे ही लिखा जाता है कि भाई ये 10 इनवर्स 1/2 हो गया। समझ में आया? यस सर। बस लिखने का तरीका है ये इनवर्स फंक्शन बोलते हैं इनको। अभी एक अलग चीज़ है, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अपने को तो यही छोड़ देना है, अपने को सॉल्व करना ही नहीं, तो दिक्कत ही नहीं है। बस इतना लिख के जरूर बता दिया है कि ऑप्शंस में आए तो दिख के डरना मत कि ये क्या चीज़ आ गई। और इसको कब यूज़ करेंगे हम, जब मान लो वैल्यू हमको पता नहीं होगी, जैसे कि 10 अल्फा = ½ है, तो अल्फा की वैल्यू मुझे पता नहीं है। अगर पता होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अल्फा डायरेक्टली लिख देंगे फिर तो। कोई भी बच्चा इसका मैग्नीट्यूड निकाल पाया था क्या, सॉल्व किया था तुम लोगों ने, तो खुद कर पाए थे थोड़ा बहुत भी, कि बिल्कुल नहीं हुआ था? क्यों भाई? सर मैंने तो सिंपली माइनस कर दिया था, अच्छा, तो आंसर ही पूरा करे तो। ठीक है, लिख लो फटाफट से, लिख लो तो बताओ। वेक्टर्स को पढ़ने के बाद फिर अपन मोशन इन 2 डायमेंशन वाला चीज अच्छे से पढ़ सकते हैं, जो प्रोजेक्टाइल मोशन है और बहुत सारी चीजें। लिखा भाई सबने? बोलो भाई, हो गया? तो एक मैग्नीट्यूड निकाला, एक डायरेक्शन निकाली, और जैसे ही दोनों चीज हो गई तो अपना वेक्टर कंप्लीट हो गया। देखो
मैग्नीट्यूड आ गया, ये डायरेक्शन आ गई, ये डायरेक्शन मतलब एंगल निकाल लिया कहीं से भी कि इसकी पोजीशन क्या है उसकी। बोलो भाई, हो गया सबका या नहीं हुआ? यस सर, डन। हो गया ना? अच्छा, अब ये बताओ नाइन्थ में क्या होगा अभी बताओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोगों ने ट्राई नहीं किया है, ये ट्राई किया है तुम लोगों ने सच में? क्यों भाई, कुछ पता नहीं चल रहा था ऐसा? हाँ, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है। हाँ क्या बेटा? कंफ्यूजन हो रहा था। देखो ए और बी दो वेक्टर दिए हैं और दोनों में एक एंगल मान लो दे रखा है अपने को, बोल रहा है थीटा। अब एक तीसरा सी आता है जो दोनों का नेट आता है, ऐसा सी दोनों का नेट आ गया। वो बोल रहा है कि जैसे अपन अल्फा लेते थे, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है बीटा, वो बीटा एंगल बना रहा है ए से, ऐसा कुछ है। बोल रहा है कि अगर ए और बी की डायरेक्शन चेंज कर दी जाए, मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रखें पर डायरेक्शंस ओनली बदल दें उनकी। तो जब डायरेक्शंस बदल दोगे तो अल्टीमेटली जैसे मान लो ये कुछ लंबाई थी, ये ऐसा लंबा था, तो इस जगह आ जाएगा छोटा सा ये अपना ए ऐसा, और जहाँ ये बी में लंबा लेके चल रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो बी ऐसा आ जाएगा। मतलब दोनों को इंटरचेंज कर दिया डायरेक्शंस, ए की जगह बी और बी की जगह ए। अब तुम देख सकते हो अब जो नया रिजल्टेंट आएगा, आई होप तुम्हें पता हो, पैराग्राम अब ऐसा बनेगा। तब ऐसा पैराग्राम बनेगा तो नया रिजल्टेंट ऐसा होगा। तो तुम खुद देख लो इस नए रिजल्टेंट की क्या क्या बदल रहा है। इसकी लंबाई और पुराने की लंबाई, ये जो सी डैश है, सी डैश की लंबाई और सी की लंबाई सेम होगी या अलग होगी? बताओ जरा सबसे पहले तो बोलो भाई, सेम होगी या अलग होगी? ऐसे सोच सकते हो, एक पैराग्राम ऐसा है और एक पैराग्राम ऐसा है, ठीक है? तो एक इसका डायगोनल है और एक इसका डायगोनल है। तो क्या ये दोनों डायगोनल, जैसे मान लो ये कुछ भी लंबाई ले लो, जैसे मान लो इसको ले लेते हैं 10 और इसको लेते हैं 5, और ये 5 है और ये 10 है, तो तुम वेक्टर को भूल जाओ, सिंपल लॉजिक सोचो कि ये 10 5 है तो इसका डायगोनल ये है, और ये 5 10 है तो इसका डायगोनल ये है। क्या ये दोनों डायगोनल सेम है? मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ, सब लोग बताओ, क्या ये दोनों डायगोनल सेम है, यस और नो? बोलो भाई। सर यस डिफरेंट सर। हो। सेम, क्या बोल रहा हूँ? सेम ही है ना, बिल्कुल सेम है, देख लो, फर्क नहीं पड़ता उससे। भाई ये डायगोनल बिल्कुल सेम है ऑफ कोर्स, सिर्फ इसको तुम घुमा के देखोगे तो यही बन जाएगा, इसको घुमा दोगे अगर थोड़ा सा 90 डिग्री तो ये बन जाएगा। तो ये लंबाई और ये लंबाई ऑफ कोर्स सेम है और डायगोनल्स इक्वल होते हैं। जो पैराग्राम में आपस में डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल होते हैं, नहीं इक्वल नहीं होती सॉरी, बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे तुम इसको घुमा के देखो तो यही बन जाएगा। और अगर तुम्हें इससे यकीन नहीं है तो फॉर्मूले से देख लो। फॉर्मूला क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है कि रिजल्टेंट निकालने का कि सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। जब मैंने ऐसा किया कि भाई ए को बी की जगह और बी को ए की जगह कर दिया, तो क्या मैंने ए और बी का मैग्नीट्यूड बदला? क्या मैंने ए और बी का मैग्नीट्यूड बदला? हाँ या ना? बोलो। नहीं बदला ना ए और बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बदला नहीं, दोनों के बीच के एंगल को बदला नहीं, तो ऑफकोर्स सी क्या रहेगा? ये तो सेम ही रहेगा। हाँ डायरेक्शन ऑफकोर्स चेंज हो रही है क्योंकि देखो ये पहले थोड़ा ऊपर की तरफ था, अब थोड़ा नीचे की तरफ आ गया, तो ओनली क्या आएगा डायरेक्शन सेम क्या होने वाला है? सेम मैग्नीट्यूड होने वाला है और डायरेक्शन चेंज होने वाली है। तो आंसर क्या आ गया? ए। पता चला सबको, हाँ या ना? बोलो भाई। तो इन दोनों का तुम देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम है, बट डायरेक्शन डिफरेंट है। आया बेटा समझ में नहीं आया?
ठीक है, Yes. फटाफट से लिख लो। तो ग्राफ से भी देख सकते थे, वैसे भी देख सकते थे। ये जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इसमें बहुत सोचना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि दोनों का मैंने ए और बी का मैग्नीट्यूड बदला नहीं, दोनों के बीच का एंगल को बदला नहीं, इस वजह से ये चेंज आया। और एक और मजेदार बात बताऊं, अगर तुम ऑब्जर्व कर पाओ तो ये जैसे बीटा है ना, तो इस बार जो बीटा होगा ना वो ये होगा, और ये 90 माइनस बीटा होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली इसको पूरा घुमा दिया है और कुछ नहीं है। तो सी का जो ए से एंगल बनेगा वो बीटा ही बनेगा। बट अपना नेट एंगल तो अपन देखे हैं, तो हॉरिजॉन्टल से नापे हैं, तो पहले वाले का बीटा था, दूसरे वाले का 90 माइनस बीटा है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि डायरेक्शन तो चेंज हो गई बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ। लिख लो, बता देना भाई। लिख लिया भाई सबने? बोलो भाई, Yes. लिख लिया ना? चलो ठीक है। तो 10 देखो, 10th में क्या है? दो वेक्टर है ए और बी, और इन वेक्टर का जो सम है, जो तीसरा वेक्टर एक और सी है जो उसी प्लेन में लाई आउटसाइड द प्लेन लाई करता है। तो रिजल्टेंट क्या होगा? देखो ऐसा सोचो, एक वेक्टर ए है इधर, एक वेक्टर बी है, ये दोनों एक ही प्लेन में है। प्लेन समझते हैं, मान लो स्क्रीन का प्लेन या फिर पेपर ऑफ प्लेन ऑफ द पेपर। अब तीसरा वेक्टर जो है ना वो हवा में उड़ा हुआ है, मतलब ऐसा समझो ये क्यूबॉइड का हिस्सा टाइप है, मतलब वो इन दोनों के प्लेन में नहीं, अलग ही है वो। इन दोनों का सम करोगे तो क्या आ जाएगा? वो तो यहाँ आ जाएगा। पर जब इन दोनों का सम करोगे, जो ए और बी का मिला के है, उसका सम करोगे तो वो भी हवा में आएगा। तो अल्टीमेटली क्या बात है? पहली चीज तो क्या ये इसके प्लेन में लाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, तो सी और डी तो गलत है ना। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के प्लेन में लाई नहीं करेगा, वो उड़ जाएगा हवा में। और जीरो भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जीरो? जीरो तब हो सकता है कि जैसे कि ए अगर यहाँ है, बी अगर यहाँ है, तो ए प्लस बी इधर आएगा, और सी अगर इसके जस्ट अपोजिट हो जाता, जैसे ये ए प्लस बी आता और सी अगर जस्ट अपोजिट हो जाता, तो फिर जीरो हो सकता था। पर ये होने के लिए क्या होना चाहिए? ऑल थ्री को सेम प्लेन में होना चाहिए, तब जाके ही जीरो हो सकता है। और यहाँ पे तो बोल रखा है कि सी का प्लेन ही अलग है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि इट कैन नॉट बी जीरो। तो आंसर क्या आ गया? बॉम्बे। तो ये बात यहाँ से अपने को एक और सीखने को तुम्हें मिलेगी कि तीन वेक्टर्स का सम अगर जीरो तभी हो सकता है कि जब उनका प्लेन सेम हो। यहाँ मैं लिख देता हूँ चीज को, ठीक है? सम ऑफ थ्री वेक्टर्स कैन ओनली बी जीरो। लिख लो फटाफट से इसको। वेक्टर्स कैन ओनली बी जीरो इफ दे आर इन सेम प्लेन। सेम प्लेन में नहीं है तो हो ही नहीं सकता। सेम प्लेन में होने चाहिए, तब जाके ही हम बोल सकते हैं कि
शायद 0 हो जाए, तब भी देखना पड़ेगा, बट तब हो सकता है, क्योंकि अगर एक अलग प्लेन में नॉन कोप्लेनर है तो फिर ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। हो गया बेटा सबका? यस सर। ओके, चलो ठीक है। अगला देखो, वेक्टर सम ऑफ दिस। हाँ, अब यहाँ पे देखो, एक बार बताओ, एक चीज, चलो इससे पहले मैं तो बता देता हूँ, वेक्टर सम की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। एक बात बताना सोच के सब लोग ध्यान से, कि अगर हम बात करें कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों को मान लो मैं जोड़ रहा हूँ और दोनों में कुछ एंगल दे रखा है आपने, तो मैंने ये बता चुका हूँ, इसका प्रूफ मैं दे चुका हूँ कि सी इजिकल टू होगा, वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो क्या तुम ये समझते हो कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, वो कितनी होगी? वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जब हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ए प्लस रूट ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और मतलब ए प्लस बी। तो ये मैक्सिमम वाला केस बन जाएगा। ऐसा कब होगा? जब थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। सेम ऐसे अगर तुम मिनिमम वाला केस देखते हो सी का, मिनिमम वाला केस तब होगा जब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू -1 हो गई, 0 नहीं 1 होगी, सॉरी, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1, थीटा 0 होगा, और कॉस थीटा लिख देते हैं पहले, रुको, ये चीज़ यहाँ पे कब लिख पाएंगे अपन? जब ये पूरी चीज़ 1 हो जाए, तो मैं क्या लिख दूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये मैं कब लिख पा रहा हूँ? जब कॉस थीटा मेरा 1 है, और कॉस थीटा 1 है मतलब थीटा 0 है। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन जाएगा अगर, तो ये हम मैं कब लिख सकता हूँ? जब मेरा कॉस थीटा कितना बन जाए, -1 बन जाए, और थीटा कितना बन जाए, 180, क्या पाई, पाई और 180 डिग्री, तब हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे उस केस में क्या आ जाएगा, रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी। तो यहाँ से अपन क्या देखना चाह रहे हैं कि जो ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, इसका मॉड की वैल्यू मिनिमम हो सकती है कितनी, मॉड ए माइनस मॉड बी, या फिर वो मॉड ऑफ ए माइनस बी, बेसिकली मॉड ऑफ ए माइनस बी, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये बात समझ में आई सबको? ये क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। बोलो भाई, क्लियर है सबको? हाँ है ना? जैसे कि तुम्हें अब ये देख के डर लग रहा हो, तो तुम सिंपल सोचो कि मान लो तुम्हें दो वेक्टर दिए हैं, जैसे कि ये एग्जांपल ले लो अपना, इक्वेशन ही, इस क्वेश्चन में क्या था कि दो फोर्स दिए हैं 10 और 6। अब एंगल अपने हिसाब से अपन वेरी कर सकते हैं। तो 10 और 6 अगर दिया हुआ है, एक फोर्स दे रखा है F1, दैट इज 10 न्यूटन, उसका मॉड दे रखा है 10 न्यूटन एक फोर्स दे रखा है, और एक दिया है 6 न्यूटन। तो इन दोनों का अगर तुम मैक्सिमम वैल्यू देखोगे और मिनिमम वैल्यू देखोगे, तो क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 16। पता है कब हो जाएगी?
जब 10 इधर हो और 6 भी इधर ही हो, दोनों में एंगल कितना आ गया 0 डिग्री, जो मैंने पहला केस बताया। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम वैल्यू हो सकती है 6 न्यूटन। ठीक है, वो कब होगी कि भाई एक 10 इधर है और 6 इधर आ जाए, नहीं 10 माइनस 6 4, सॉरी 4 आएगी ना, 10 माइनस 6, तो इधर क्या आ जाएगा 4 न्यूटन। ये कब हो जाएगी कि 10 इधर है और 6 इधर है, तो फिर नेट क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये कब पॉसिबल है, जब थीटा मेरा 180 डिग्री हो। तो ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे दे दिया, वही क्वेश्चन लिख लो जल्दी से इसको। तो इससे तुम्हें अब ध्यान रखना है आगे कि वेक्टर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, तो दोनों का मॉड का सम और दोनों का मॉड का सब्ट्रैक्शन वहां से आ जाता है। किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है भाई। हो गया भाई, लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है, तो इससे अपने को क्या सीखने को मिला कि भाई दो वेक्टर का मैक्सिमम वैल्यू कब होगी और मिनिमम वैल्यू कब होगी, और वो कितनी कितनी हो सकती है। तो जैसा कि इसका आंसर फिर क्या आ गया कि मतलब मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम हो सकती है अपनी 16, और मिनिमम कितनी हो सकती है 4। तो अपना आंसर 4 और 16 के बीच में आना चाहिए, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो क्या हो सकता है, ये हो सकता है। रुको बता देता हूँ उसको। देखो क्या है इसमें कि देखो मैंने अभी बताया कि अगर ऐसा हम दोनों को जोड़ रहे हैं, ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू अपनी 16 हो, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू 16 और मिनिमम क्या होगी 4 होगी। तो अपना जो आंसर आना चाहिए सी की वैल्यू 4 से लेके 16 के बीच में होनी चाहिए। ये 4 से कम है, गलत है। 4 से 20 16 से ज़्यादा है, गलत है। ये भी ज़्यादा है, गलत है। तो आंसर क्या आ गया 8। 8 क्या आ रहा है, 4 और 16 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा है। मतलब यही अपना आंसर है कि ये हो सकती है, बाकी तीनों नहीं हो सकती है। क्लियर हुआ भाई सबको, आया समझ में? यस सर। फटाफट से लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। सर पर इसमें ऐसे दो ऑप्शन दिए हो जो राइट हो सकते हो, तो उसमें क्या करें? ऐसा नहीं देंगे ना बेटा, क्योंकि अगर ऐसा देंगे तो मोर देन वन करेक्ट हो जाएगा, और मोर देन वन करेक्ट ओनली जेई एडवांस में आता है। मोर देन वन करेक्ट न तो नीट में आता है, ना ही जेई मेंस में आता है। तो ऑप्शन ही ऐसे बनाएंगे ना जिसमें एक ही आंसर आए। ऐसा क्यों करेंगे वो कि दो दो आंसर आए, तो दो दो आंसर आएंगे तो फिर टिक कैसे करोगे तुम। मोर देन वन करेक्ट वाले क्वेश्चंस ओनली जेई एडवांस में आते हैं, जेई मेंस में नहीं आते और नीट में भी नहीं आते।
इसलिए ऐसा नहीं देंगे, वो ऑप्शंस ऐसे ही देंगे जिसमें एक ही आंसर आए। ये उनकी जिम्मेदारी है पेपर सेटर की। हो गया भाई, आगे बढ़े। अब देखो, ये मैंने बताया था तुमको, अगर किसी को याद हो तो, इस टाइप की चीज बताई थी कि अगर 12th वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, क्या आंसर आएगा बताओ, याद आ रहा है किसी को? कुछ बताया था मैंने। हाँ, यस, कुछ याद आ रहा है? यस सर। क्या आंसर आएगा इसका? जीरो वेक्टर आएगा, नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं। नल मतलब कुछ भी नहीं, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं। भाई मैंने बताया था ना कि 1 2 3 4 5, अगर तुम रेगुलर कोई एक पॉलीगन है, क्लोज्ड पॉलीगन है, क्लोज मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे खत्म हो रहा है, और ऑर्डर में लिया हुआ, देखो ऑर्डर में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो ऐसे केस में क्या होता है, सम जीरो होता है। मैंने ट्राइंगल का एग्जाम्पल भी दिया था, ऐसा और ऐसा, और अगर सेम ऑर्डर में हो, देखो सेम ऑर्डर में है तो जीरो होता है। तो इसलिए आंसर क्या आ गया, दिल्ली आ गया, क्योंकि इनिशियल से जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पे हम पहुंच जाते हैं। अगर सेम ऑर्डर रहता है तो नेट क्या आता है अपना, जीरो आता है। क्लियर है सबको, हाँ या ना? यस सर। तो इसका आंसर क्या आ गया, नल वेक्टर आ गया, तो फैक्ट था सिंपल। अब क्या बोल रहा है कि वेक्टर सम ऑफ टू फोर्स पी एंड क्यू इज मिनिमम। अभी बताया था कि मिनिमम होने के केस में क्या होता है, एंगल, दोनों के बीच में एंगल कितना होता है अगर मिनिमम करना है तो, बताओ। पाई, तो आंसर क्या आएगा, डेली पाई। अभी बताया था। मैक्सिमम करना है तो जीरो। अब मैक्सिमम अगर है तो एंगल कितना होगा, मैक्सिमम करना है तो क्या होगा एंगल, जीरो। अभी बताया ना, मैक्सिमम करने के लिए क्या होना चाहिए एंगल, यस सर। जीरो होना चाहिए। मिनिमम के लिए 180 होना चाहिए। अब देखो, हाँ ये क्वेश्चन, ये देखो, ये अलग टाइप का क्वेश्चन, एंगल निकालने वाला क्वेश्चन। अब इसमें ट्रायंगल देख के तुमको एंगल दिख जाना चाहिए। कैसे, देखो दो वेक्टर दिए हैं अपने को, ए और बी, और उन दोनों का सम है सी। अब बोल रखा है कि 12 5 और 13 है। अच्छा पहले तो तुम ये बताओ, वेक्टर को भूल जाओ, क्या तुम ये जानते हो ट्रिपलेट्स हैं, तो एक 5 होगा तो एक 12 होगा तो एक 13 होगा, हाँ या ना? यस सर। यस ठीक है। सर। अब अपन Yes, हाँ, क्या हो बेटा? हाँ ठीक है। अब वेक्टर की डायरेक्शन सेट करने की कोशिश करते हैं। अब इन्होंने क्या बोल रखा है कि सी जो है, जो अपना नेट आ रहा है वो 12 है, तो ये अपना नेट आना चाहिए। अगर ये अपना नेट आ रहा है तो तुम्हें ये बात समझ में आती है क्या कि ये ऑर्डर से अलग होगा, तो क्या मैं इसको ऐसा बना दूं, तो ये क्या आ जाएगा, ये 5 है, ये 13 है, इन दोनों का सम ये 12 आ जाएगा। क्यों, देखो अगर मैं इसको इसको बोलूंगा सी, इसको बोलूंगा क्या, एक मिनट, ए बी एंड सी, ना ना सिंपल ही है, तो मैं जबरदस्ती डिग्री बना, एक मिनट रुको। ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया है अपने को, ए का दिया है 12, और तो रुको ट्राइंगल को थोड़ा सा अलग बना देते हैं, ऐसे बनाते हैं, इस तरफ 12 लेते हैं, इस तरफ 5 ए बी और सी, इस तरफ अपना 13। हाँ तो बस ये तो सिंपल ही है। सी बराबर क्या होना चाहिए, ए प्लस बी होना चाहिए। मतलब एरो में कैसे बनाऊंगा, एक एरो ए का ऐसे बनाऊंगा और बी का एरो ऐसा बनाऊंगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 5, तो जो तीसरा वेक्टर है सी, उसका एरो ऐसे बन जाएगा, हाँ या ना, बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया? भाई अगर मैंने बताया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से जो सेम ऑर्डर में होते हैं उन दोनों का सम क्या होता है, तीसरा वाला जो अपोजिट ऑर्डर में होता है, वो जो दोनों सेम ऑर्डर में थे उन दोनों का सम होता है। तो तीसरा वाला जो अपोजिट ऑर्डर में है वो क्या है, सी है। तो सी बेसिकली ए और बी का सम आ गया, नहीं आ गया? बोलो भाई, क्लियर है? भूलते नहीं है, नहीं आया समझ में? अरे ट्रायंगल लॉ भूल गए क्या, ट्रायंगल लॉ पढ़ाया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नहीं याद आ रहा है? देखो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाया था, बताया था कि दो जो वेक्टर
सीक्वेंस में रहते हैं। देखो ए और बी अगर सेम सीक्वेंस में है तो तीसरा वाला उल्टा है, वो उल्टा वाला दोनों का सम होगा। देखो एग्जांपल भी कराए थे, यहाँ पे देखो बी और सी सेम सीक्वेंस में थे तो ए वाला सम आ गया था बाकी दोनों का। याद आया सबको, नहीं आया? यस सर। बोलो। हाँ, ये वही तो है, सेम वही चीज है ये। कि देखो इस बार क्या हो रहा है, इस बार देखो मैं बोल रहा हूँ कि 5, 12 और 13 है और इन दोनों का सम ये होना चाहिए। तो इन्होंने मतलब डायरेक्शन अपने को दी नहीं है, अपने को खुद बनानी है। तो ये सम अगर होना चाहिए तो ये दोनों सेम सीक्वेंस में होने चाहिए। तो देखो मैंने ये दोनों को सेम सीक्वेंस में ले लिया और जो तीसरा वाला जो दोनों का सम था वो उल्टा वाला ले लिया। इस तरह से मैंने डायरेक्शन चूज कर ली और एक बार जब डायरेक्शन समझ में आ गई तो एंगल अपने आप निकल सकता है। तुम देखो ए को देखो और बी को देखो, बस ए ऐसा है और बी ऐसा है। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इसको आगे ले जाऊंगा तो दोनों में एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। 5/2 आंसर है। लिख लो, और कोई डाउट है तो पूछो। सर एक बार थोड़ा फिर से बताना। एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो बोला कि 12, 5, 13 है। इनको देखते ही मुझे समझ में आ गया कि राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा, क्योंकि इनकी वैल्यू मुझे पता है कि 144 प्लस, भाई पता है ना, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर। 25 और 169। हाँ वही, 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करोगे तो 13 का स्क्वायर आता है। तो मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल तो बनेगा। अब सवाल ये था कि डायरेक्शन भी देना जरूरी है, वेक्टर है, अकेला वो बना के तो अपने को पता नहीं चलेगा। और डायरेक्शन देना जरूरी क्यों है, क्योंकि तभी तो पता चलेगा एंगल किसका कहाँ पे क्या है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने बताया कि भाई सी जो है हमको दे रखा है वो ए और बी का सम है। तो मैं अपने ट्रायंगल लॉ में क्या होता है कि जो सम होता है वो उल्टे ऑर्डर में होता है बाकी दोनों से। तो यही मैंने यहाँ पे करा। देख लो ए और बी का सेम ऑर्डर बन गया, देखो एक के बाद एक, एक के बाद एक। और जो जो ए और बी का, और सी क्या था, उल्टा ऑर्डर। अब सी का सेम ऑर्डर होता तो वो यहाँ आता ऊपर से नीचे और फिर तो जीरो हो जाता टोटल। पर ऐसा नहीं हुआ, सी का ऑर्डर उल्टा है। क्यों? क्योंकि वो दोनों का सम है। तो यहाँ से मैंने जैसे ही ट्रायंगल बनाया और डायरेक्शन बना दी, फिर तो क्या एंगल देखना है, बस एंगल देखना अपने को आता है। ए और बी में एंगल पता चल गया 90। समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई, Yes, क्लियर sir. है? Yes. लिख लो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। हित कपड़ी आया क्या आज? हित सर नहीं आया आज भी? No, sir. लिख लिया है सबने? यस सर। ओके, तो देखो वेक्टर्स में तुम्हें धीमे धीमे आइडिया लग रहा होगा, ओके, कि कैसे हम वेक्टर्स में काम करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ 16। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको सोचने में थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा। इसमें क्या है देखो 16 में कि P प्लस क्यू बराबर P माइनस क्यू है और थीटा एंगल दे रखा है P एंड Q के बीच में। तो वो थीटा कितना होगा ये अपने से पूछा है, सही है। तो एक बात बताओ, जो अगर हम P प्लस क्यू करते हैं, हम एक काम करते हैं कि एक मिनट, हाँ मान लेते हैं कि P और Q के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। हम मान लेते हैं कि P एंड Q के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, वो थीटा मुझे निकालना है। तो P प्लस क्यू जब करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब देखो अगर P और Q को जब ऐड कर रहे थे तो एंगल क्या दे रहे थे अपन, थीटा ले रहे थे। अब P माइनस क्यू जब तुम करोगे तो P माइनस क्यू बेसिकली क्या होता है कि P माइनस क्यू अगर करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि P को माइनस क्यू से ऐड कर दो। तो P तो ऐसा ही रहेगा, बट जो Q है, Q को अपन उल्टा कर देंगे ऐसा, माइनस क्यू, और फिर ऐड करेंगे। इस बार अगर तुम एंगल देखोगे तो ये अगर थीटा है तो ये एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा है, क्योंकि ये एंगल लेना पड़ेगा इस बार। तो जब तुम इक्वेट करोगे कि P प्लस क्यू का मॉड है, वो तो क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस
2pq cos थीटा, पर जो इधर जो मॉड आया वो कितना आया, वो आया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल अब कितना है, जिन दोनों को तुम जोड़ रहे हो, जिन दो वेक्टर्स को तुम जोड़ रहे हो उन दोनों के बीच में एंगल अब कितना है, 180 माइनस थीटा है। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है, बताया था ये माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। दोनों तरफ से रूट गायब कर दो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर गायब कर दो, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ पूरा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कितना आ गया, 2pq कॉस थीटा, और रूट का स्क्वायर करके गायब कर दिया, इधर आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा, माइनस 2pq कॉस थीटा। पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, कट जाएंगे एक दूसरे से। अब यहाँ से क्या हो गया, उधर जाके ले जाओगे 4pq कॉस थीटा बराबर 0, और p और q तो ऑफकोर्स 0 नहीं है, तो यहाँ से क्या आ गया कि कॉस थीटा बराबर 0, और कॉस थीटा 0 कब होता है, 0 कब होता है कॉस थीटा, जब थीटा 90 होता है। आंसर क्या आ गया, बॉम्बे। लिख लो, कोई दिक्कत है तो बताओ। ये p प्लस क्यू करते वक्त ऐसा करेंगे अपन, और p माइनस क्यू करते वक्त इधर नीचे क्या वो करेंगे, क्योंकि p माइनस क्यू करते वक्त हम करते क्या है, हम माइनस क्यू और p को जोड़ देते हैं बेसिकली। तो माइनस क्यू और p में एंगल 180 माइनस थीटा हो गया, अगर दोनों में एंगल p और q में थीटा था तो। किसी को दिक्कत है तो पूछो। हाँ भाई, क्लियर है सबको ये, ओके। लिख लिया ना सबने, ओके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या था, 17 लास्ट क्वेश्चन, द सम इन, हाँ अच्छा देखो इसमें क्या है, कोई कुछ कह रहा है भाई, हेलो, नहीं, ठीक है। देखो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं और सेम लेंथ है, मतलब ऐसा हो गया, अगर इनका जब तुम सम करोगे, जैसे मान लो एक वेक्टर ए ले लिया और दूसरा वेक्टर बी ले लिया, हमको बोल रखा है कि मॉड ए और मॉड बी बराबर है, दोनों की लंबाई बराबर है, तो इनका जब जोड़ोगे तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बनेगा, ये स्क्वायर बनेगा और ऐसी लंबाई आ जाएगी। और तुम देख सकते हो, तुम्हें सी की लंबाई निकालनी हो, मॉड सी, अगर मैं सी बराबर ए प्लस बी कर रहा हूँ तो उसकी लंबाई भी तुरंत आ जाएगी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर, क्योंकि मॉड ए बराबर मॉड बी है, मतलब ए बराबर बी है बेसिकली, तो डाल देंगे इसको, इधर कितना आ जाएगा 2ab cos 90 डिग्री, तो डालोगे तो क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos 90, cos 90 क्या होता है, जीरो, वो तो गायब हो गया, ये बेसिकली रूट 2a स्क्वायर मतलब रूट 2a आ गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, एनीवन, बोलो भाई। सर a√2 भी लिख सकते हैं ना? हाँ वो एक ही बात है, ए रूट टू लिखो, रूट टू ए लिखो, एक ही चीज़ है।
अब ये अपन ने सम देखा, अगर मान लो मैं क्या करता, ये a प्लस बी आ गया अपने पास। अब a माइनस बी की बात कर रहे हैं क्योंकि देखो दोनों को देखना है अपने को। a माइनस बी अगर करोगे तो a तो ऐसा रहेगा, और इसमें बेसिकली क्या करना है अपने को, इसमें माइनस प्लस माइनस भी कर देंगे अपन, तो माइनस भी नीचे की तरफ आ जाएगा। बट फिर भी देखो वही सेम अपना क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा, सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, यहाँ पे वही अपना स्क्वायर बनेगा और सेम वैसे ही वो चीज़ बनेगी, और वापस से तुम देख सकते हो कि माइनस बी है बेसिकली, और ये वेक्टर है। और फिर से देखोगे तो रूट वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एंगल तो क्या आ गया, एंगल तो वापस से 90 ही आया, एंगल में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो प्लस यहाँ पे 2ab cos 90, तो मॉड में तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, और लंबाई वापस से वही करके फिर से पूरा लिख देता हूँ, रूट 2 आ जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? इसको अगर मैं सी डैश बोलता हूँ, सी डैश, तो सी डैश का जो मॉड है वो इतना आ रहा है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? कितना आ रहा है? सेम वही आ रहा है मॉड, हाँ या ना? बोलो भाई, सही बात है। तो इसका अब देख लेते हैं, मुझे लंबाई तो सेम आ गई, तो इक्वल लेंथ तो आ गया, तो सी और डी तो गलत है पहले ही। अब ए और बी को चेक कर लेते जरा, तो अब दोनों को डायग्राम को साथ में बनाएंगे अपन, कि अगर हम देखें ध्यान से, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, और माइनस बी इधर है, और दोनों स्क्वायर बन रहे थे ऐसे ऐसे स्क्वायर। और तुमने नोटिस किया हो तो ये वाला मेरा ए प्लस बी था जिसको मैं सी बोल रहा हूँ, और ये वाला मेरा क्या था, ए माइनस बी था। अब तुम खुद देख लो, ये भी बात तुम्हें पता होनी चाहिए कि अल्फा यहाँ पे क्या आएगा, 45 डिग्री आएगा। करके दिखाने की जरूरत नहीं है आई होप, क्योंकि इक्वल इक्वल वेक्टर्स है। कि करके दिखाऊं 45 क्यों आया है? बोलो भाई, अरे हाँ ना बोलो। नो सर। हाँ, तो 45 आ गया, बस खत्म। तो इनकी लंबाई भी सेम आई, देखो रूट टू है और दोनों परपेंडिकुलर है, तो इक्वल लेंथ तो आए हैं। अच्छा हाँ, ये तो डी आंसर आ गया, डी मैंने गलत ऐसे बोल दिया, इक्वल लेंथ बोला डी में। दोनों में एंगल क्या आया, दोनों के बीच में ये मेरा ए प्लस बी है और ये मेरा ए माइनस बी है, तो दोनों में कितना एंगल आया, 90 डिग्री आया, और इक्वल लंबाई आई। तो लिख लो, किसी को दिक्कत है तो पूछो। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसमें एक और चीज़ मैं छोटी सी बतानी है, मैं बताता हूँ अभी। ए प्लस बी और ए माइनस बी को लेके मैक्सिमम मिनिमम तो बता ही दिया मैंने। अब जैसे कि इसमें तो सिंपल केस था, इसमें इक्वल इक्वल लंबाई ली थी। अगर इक्वल लंबाई नहीं लेंगे तो कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, वो बताता हूँ अभी। इसको लिख लो जल्दी से, फिर एक चीज़ और बतानी, फिर आगे बस छोड़ देंगे फिर। तो वेक्टर का एडिशन अपना अच्छे से हो गया है। अब आई होप सबको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। रिजोल्यूशन बाकी है अपना, और प्रोडक्ट बाकी है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। रिजोल्यूशन और प्रोडक्ट में एक दो क्लास और लगेगी अभी, फिर अपना वेक्टर खत्म हो जाएगा। और वेक्टर खत्म होने के बाद अपना जो चौथा चैप्टर है ना, उसका काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाएगा। फिर तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट पढ़ोगे, तुम्हें मजा आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें कैलकुलेशन करेंगे, पर मोशन ऑफ ग्रेविटी है ना, उसी टाइप का है ये, अलग तरह से, बस 2 डायमेंशन रहेगी फिर उसमें। पर उसको करने के लिए वेक्टर जरूरी था, तो वेक्टर बता रहे हैं अभी अपन। लिख लिया भाई सबने? बोलो भाई, हो गया? यस सर। यस ठीक है, सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है,
मैं ये बात कर रहा था कि मान लो जैसे कि इसमें तो क्या था कि इक्वल इक्वल लंबाई दी थी। अब एक मैं केस लेता हूँ कि ए लंबा दिया है, मान लो तुम्हें ए लंबा दिया हो और बी छोटा दिया हो, ऐसे केस में क्या करोगे? ऐसे केस में देखो ऐसा पैराग्राम बनेगा ऐसा, और इसमें ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये वाली आएगी। और ए माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि ए माइनस बी हो जाएगा नीचे वाला, ए माइनस बी की वैल्यू ये आएगी। और तुम खुद देख के बता सकते हो कि एक्यूट आ रहा है या ऑब्ट्यूज आ रहा है एंगल, बताओ जरा कैसा एंगल आ रहा है? बोलो भाई कैसा एंगल आ रहा है? एक्यूट आ रहा है ना। देखो ये ज्यादा झुका हुआ रहेगा ए की तरफ, ठीक है, और जो ज्यादा झुका हुआ रहेगा तो ये दोनों में एंगल एक्यूट आ रहा है। इसी का उल्टा अगर तुम देखे ऐसे करते हो कि मॉड ए क्या हो इस बार छोटा हो और मॉड बी बड़ा हो, मतलब एस टाइप का, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो उसमें कैसे पैराग्राम बनेंगे? देखो कुछ ऐसे पैराग्राम बनेंगे। अब ये क्या हो गया? ये बी हो गया, ये माइनस बी हो गया। तो ये जो वेक्टर अपना आएगा, दिस वेक्टर, इट विल बी ए प्लस बी। और ये वाला जो वेक्टर है ये अपना क्या आएगा? ए माइनस बी आएगा। अब बताओ दोनों में एंगल कितना आ रहा है? तो दिख रहा होगा ये दोनों में ये एंगल कितना है? ये एंगल तुम्हें दिख जाएगा एक्यूट है, और ये एंगल कितना है? ऑब्ट्यूज है। तो तुम्हें ऑप्शन समझ में आ गए होंगे कि इनकी बात क्यों करी गई थी। और ए इज इक्वल टू बी होता है तब तो तुम्हें उसमें बनाया ही था, एक बार मैं बना देता हूँ। मॉड ए बराबर मॉड बी है। अब मॉड ए बराबर मॉड बी में भी अगर परपेंडिकुलर है तो अपन बोल सकते हैं 90, बाकी में नहीं बोल सकते, फिर देखना पड़ेगा बाकी में, ठीक है। उसमें तो देखो कैसा होगा कि ए अगर ऐसा है और बी अगर ऐसा है, इक्वल इक्वल अगर है, तो पैराग्राम बनेगा ऐसा, और यहाँ भी ऐसा पैराग्राम बनेगा, मतलब टेढ़ा रेक्टेंगल बोल सकते हो उसको, फिर 90 डिग्री अगर जरूरी नहीं है तो ए प्लस बी ऐसा रहेगा और ए माइनस बी ऐसा रहेगा। पर वहाँ पे अपन ये बोल नहीं सकते, इसको सॉल्व देखना पड़ेगा कि एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, हम ऐसा श्योर नहीं बोल सकते, ठीक है। लिख लो जल्दी से, आज के लिए तय रखेंगे, और किसी को दिक्कत है तो पूछो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है देखो कि जैसे कि ये टोटल एंगल देखते हो तुम, ये एक्यूट है, और मान लेते हैं ये टोटल पूरा लेटर से थीटा है, चलो तो ये कितना है? थीटा बाई 2 है। क्यों थीटा बाई 2 है? क्योंकि दोनों ये इक्वल इक्वल है। तो ये वाला कितना है? 180 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो गया? उसका आधा। तो थीटा बाई 2 प्लस 180 माइनस थीटा बाई 2 आ रहा है। हाँ रुको रुको बेटा एक मिनट, इसको डायग्राम को आपस में बनाता हूँ। ये लिख लिया क्या? नए पेज बनाएंगे इस डायग्राम को, ये वाला लिख लिया? बोलो भाई ये हो गया? Yes, sir. हाँ तो देखो इक्वल वाला डायग्राम देखो आपस में बना रहा हूँ, ध्यान से देखना कि अगर मॉड ए बराबर मॉड बी है जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया था, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ए अपना ऐसा है और बी ऐसा है, और दोनों इक्वल है। तो इक्वल है तो इसका जब तुम बनाओगे ये अपना हो जाएगा ए प्लस बी, और इसके जस्ट नीचे इधर ले जाओगे तो ये पैराग्राम ऐसा बनेगा इस टाइप का। और यहाँ पे देखो जरा ये क्या हो गया? माइनस बी हो गया। तो दिस वॉज अवर ए प्लस बी एंड दिस वॉज अवर ए माइनस बी। अब ध्यान से देखना बेटा, एक्यूट और उसको प्रूव कर रहे हैं अपन, 90 डिग्री आ रहा है इसमें, देखो कैसे आ रहा है, दिस इज ए माइनस बी। अगर मैंने टोटल थीटा लिया तो ये टोटल क्या हो गया? ऑब्वियसली 180 माइनस थीटा। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये एंगल कितना आ गया? बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करना पक्की बात है। क्यों पक्की बात है? क्योंकि दोनों इक्वल एंगल है, अगर दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड है सॉरी, तो नेट रिजल्टेंट बाइसेक्ट करेगा ही। तो यहाँ भी बाइसेक्ट किया तो थीटा बाई 2 आ गया, और यहाँ बाइसेक्ट किया तो क्या आ गया? 180 माइनस थीटा बाई 2 आ गया ये एंगल। तो अब देखो तुम दोनों में एंगल, तो एंगल बिटवीन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है थीटा बाई 2 प्लस 180 माइनस थीटा बाई 2, दैट इज 90 डिग्री आ जाएगा। देखो ये जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 कट गया तो 90 डिग्री आ गया। मतलब ये क्या रहेंगे? हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर रहेंगे। पर कब? अगर मॉड ए बराबर मॉड बी दिया है तो, जैसे कि उस क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, ठीक है। तो क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
इन दोनों में एंगल बेसिकली कितना आ रहा है, दिस एंगल इज कमिंग आउट टू बी 90 डिग्री। लिख लो, आज के लिए इतना ही रखेंगे। सर पर जब भी ये 90 डिग्री होगा तो एंगल तो एक्यूट ही बनेगा ना। 90 एक्यूट थोड़ी होता है, एक्यूट होता है 90 से कम। नहीं सर, मतलब अगर 90 डिग्री है अंदर तो हमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं ना है वो एक्यूट और ऑब्ट्यूज फाइंड करने के लिए। हाँ बिल्कुल, वही वही मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि मॉड ए और मॉड बी अगर इक्वल है ना तो एंगल 90 ही बन रहा है, ये श्योर है। और इसमें पता है जो अभी क्वेश्चन में अपने केस क्या था बताया कि मॉड ए और मॉड बी इक्वल तो था ही, और दोनों में आपस में भी 90 था। अगर आपस में भी 90 हो जाए ना तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो जाता है। अभी ये देखो, इस केस में दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, बट दोनों में एंगल 90 है। अब जो क्वेश्चन अपन ने करा था उसमें मैग्नीट्यूड भी इक्वल ले लिया था, मैग्नीट्यूड इक्वल ले लिया किसका, इन दोनों मैग्नीट्यूड भी इक्वल आ गया था। क्यों आया था, क्योंकि ये भी बेसिकली 90 था थीटा, वो उसका भी स्पेशल केस हो गया। समझ गए, वो करके दिखाया था ना ऐसा क्यों हुआ था। √2 आ रहा था दोनों में, हाँ या ना। यस सर। हाँ, इस वाले केस में लंबाई इक्वल नहीं आएगी, ऑफकोर्स अलग आएगी, ए प्लस बी की ज़्यादा आएगी, ए माइनस बी की कम आएगी लंबाई, पर हाँ दोनों 90 पे आएंगे पक्का। और इससे पहले वाले में तुमने देखा कि ए और बी बड़े छोटे होते हैं तो फिर क्या होता है, एक में एक्यूट और एक में ऑब्ट्यूस आता है। लिख लिया कभी सबने? Yes, sir. ओके, तो चलो फिर आज के लिए इतने रखते हैं। इसके नोट्स भेज दूंगा, अगर किसी का रह गया हो तो भी लिख लेना फिर आराम से। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। नेक्स्ट टाइम पे नया अपन टॉपिक करेंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स एंड डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ओके एवरीवन, Yes, बाय। sir. ओके सर। Okay, sir. Okay, sir. बाय सर। बाय बेटा, बाय Bye, sir. बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय।